सर, जो विधानसभा चुनाव जो 2020 का भी हो रहा है, उसमें अब तीसरी ऑप्शन की बात जनता लोग के बीच में चल रही है। तीसरी ऑप्शन का मतलब है कि जो अभी पार्टी है आरजेडी, एक अलग महागठबंधन है, एक एनडीए। इस पे आपका क्या राय है? हम मेरे हिसाब से जनता का भी राय है और मेरा भी मकसद कहने का मतलब है कि एक तीसरी ऑप्शन आना चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात है, जहाँ चाह वहाँ राह। जिस पब्लिक की बात आप कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप में पब्लिक और वोटर की जो भूमिका होती है वो सबसे बड़ी भूमिका होती है। लोकतंत्र में, जमहूरियत में सबसे बड़ा स्थान पब्लिक का ही होता है। पब्लिक चाहे तो किसी को सरताज बना सकता है और पब्लिक चाहे तो किसी को भी धूल में मिला सकता है। लोग कहते हैं अपनी भाषा में, पब्लिक मेहरबान तो गधा पहलवान। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ी पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। बिहार के संदर्भ में, बिहार में नेतृत्व और बिहार के मुख्यमंत्री और सरकार के सवाल पर यदि बिहार के जनमानस को विकल्प की तलाश है तो प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। जो चीज़ ऑब्वियस फैक्ट है, जो सामने आपको दिख रहा है, जहाँ पर सरकार का सिस्टम पब्लिक के नीड के हिसाब से लोगों के दुख सुख में नदारद है, अपने आप को बैक फुट पर कर रहा है, पब्लिक से आंख मिलाने की स्थिति में सरकार और सिस्टम नहीं है, वहाँ पप्पू यादव एक इंडिविजुअल के रूप में, इवन नॉट दैट ही इज एमपी, एमएलए और मिनिस्टर, एक आम आदमी होते हुए भी पप्पू यादव सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका को निभा रहे हैं। चाहे इंसेफ्लाइटिस का केस हो मुजफ्फरपुर SKMCH में, या फिर बाढ़ की त्रासदी हो पटना या बिहार के किसी भी ज़िले की, या फिर अभी आपका जो कोविड-19 का जो महामारी फैला है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें इंसान को बचाने का सवाल हो। लॉकडाउन के दरमियान कोई भूखा मर रहा है, किसी को आने की व्यवस्था नहीं है, किसी को मेडिकल एड की ज़रूरत है। 22,000 से ज़्यादा लोगों को पप्पू यादव ने एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल उन्होंने 22,000 से ज़्यादा लोगों के खाता में नगद पैसा ट्रांसफ़र करवाया। लाखों लोगों को मैनुअली उन्होंने खाना का पैकेट, नगदी अमाउंट हाथों हाथ और भोजन का जो बंडल्स है, जो खाद्यान्न है, उपलब्ध कराया। और सिर्फ पर्सनली उन्होंने नहीं, उनके संपर्क, उनके पार्टी और उनके टीम के जो भी लोग हैं, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरे पास बहुत संसाधन भी नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के दरमियान जो 3 महीना करीब लॉकडाउन का गुजरा है, जो सबसे टेंस पीरियड था लोगों के लिए, जो बिहार के लोग खास करके बाहर में फंसे थे, उनके साथ जो हम लोगों का संपर्क और ताल्लुकात रहा है, और हम लोगों ने जो संजीदगी और गंभीरता दिखाया उनके तकलीफ़ को कम करने के लिए, उनकी ज़िंदगी और जान को बचाने के लिए। आप हमारा फेसबुक प्रोफाइल एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कितनी संजीदगी से लगे थे और पप्पू यादव की पूरी टीम कितनी संजीदगी से लगी थी। तो मेरा कहना ये है कि यदि 15 साल का लालू प्रसाद यादव का जो टेन्योर है, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी आए ही थे मंडल कमीशन की लहर पर सवार होकर के, और 15 वर्षों तक उनको सरकार चलाने का मौका मिला, इंक्लूडिंग राबड़ी जी का सरकार। तो मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए जद्दोजहद संघर्ष करना पड़ा हिंदुस्तान के लोगों को। लालू प्रसाद यादव जी सौभाग्यशाली रहे कि 10 मार्च 90 को उनकी सरकार बनती है और 7 अगस्त 90 को VP सिंह की केंद्र की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। मेरा आरोप है कि लाखों वैकेंसी बिहार में रहने के बावजूद लालू प्रसाद यादव जी की सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं दिया। उनके 15 साल के टेन्योर में BPSC का मात्र एक एग्ज़ाम हुआ जिसका रिजल्ट नहीं हुआ। लाखों नौजवान, खास करके मैं वंचित समाज की बात करना चाहता हूँ, वो वंचित समाज के बच्चे
हमारे भाई, हमारे बच्चे जो 15 साल तक टकटकी लगाए रहे, जिनकी उम्र 25 साल थी। ऑफ कोर्स 24 वर्ष 25 वर्ष 23 वर्ष लग जाता है ग्रेजुएशन करने में इंसान को। जिनकी उम्र लालू प्रसाद यादव की सरकार बनने के समय 25 साल की 24 साल की थी, उनकी सरकार के अवसान 2005 तक उनकी उम्र 40 को पार कर गई। लाखों नौजवानों की ज़िंदगी तबाह हो गई, उम्र ख़त्म हो गया, लेकिन मंडल कमीशन की सिफारिशों का लाभ उनको नहीं मिला। यदि मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर वीपीएससी का एग्ज़ाम होता और नौकरी मिलती लोगों को, तो हज़ारों की तादाद में कमज़ोर और वंचित वर्ग के बच्चे हमारे डिप्टी कलेक्टर होते, डीएसपी होते, और विभिन्न जो पद है बीपीएससी से जो क्रिएट होता है उसका लाभ उनको मिलता। आज उनकी एक बड़ी फौज होती और लोगों का जीवन स्तर कहाँ से कहाँ पहुँचा होता। तो मंडल कमीशन की सिफारिशों का लाभ उस वंचित समाज को नहीं मिला। उनके अंदर घोर निराशा, हताशा बढ़ती गई, आक्रोश बढ़ता गया, और उस बीच से निकले नीतीश कुमार जी और कहा कि लालू की सरकार जंगल राज है और इसमें आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई संभावना और कोई स्कोप नहीं है, हम आपको बेहतर विकल्प देंगे। बीजेपी और एनडीए एक फॉर्म लिया, शकल लिया नीतीश जी के साथ, और इन लोगों ने शिगुफा छोड़ा, सरकार बदलो बिहार बदलेगा। तो सरकार तो बदल दिया बिहार के लोगों ने। 15 वर्षों से नीतीश जी सुशासन चला रहे हैं बिहार में। मैं पूछना चाहता हूं, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है? सड़क, सिंचाई, बिजली। आप बैठे मेरे यहाँ 2 घंटे से ज़्यादा समय आपको हो गया पत्रकार महोदय जी। बिजली है 2 घंटे से? जी नहीं है। इन्वर्टर भी मेरा किस समय जवाब देगा? मैं इन्वर्टर से मैं आपको रोशनी दे रहा हूँ। चूँकि बिजली नहीं तो इन्वर्टर भी काम नहीं करता, कितना चार्ज होगा वो। तो बिजली की स्थिति वही है। सड़क, आप जहाँ मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे घर के सामने से आप गुजरिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2014 से 13 से ये स्थिति है सड़क की जो आप देख रहे हैं। बरियारपुर एरिया सीतामढ़ी जिला का ये एनएच है। इस एनएच में आप मछली पालन कर सकते हैं। इतना सारा गड्ढा और पोखरा यहाँ से हाईवे तक हो गया है कि आप मछली पालन कर सकते हैं, मत्स्य पालन अच्छा कर सकते हैं। सर, तो हम सवाल जो किए थे तीसरी ऑप्शन के बारे में। सर मैं सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि ज़रूरत क्या है तीसरे ऑप्शन की? आपकी भूख क्यों? आपको भूख लगे तब तो आप विकल्प को तलाशेंगे। सर यही तो बिहार की पब्लिक यदि खुश है वर्तमान हालात से, सड़क, सिंचाई, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति। शिक्षा क्या है? किधर है शिक्षा बिहार में? शिक्षा का बिहार के लाखों बच्चे हमारे आपके अन्य राज्यों में जाकर के शिक्षा पाने के लिए अभिशप्त हैं। बड़ी राशि हमारी उस पर खर्च होती है। जो सक्षम परिवार है बच्चों को बाहर पढ़ा लेता है, लेकिन जो आम लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग हैं, उनके बच्चे तो नहीं पढ़ पा रहे हैं। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? विगत वर्ष मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में जो हंगामा मचा था, हमारे बच्चे मर रहे थे इंसेफ्लाइटिस से, उस दरमियान सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज किया गया था, और उसके जवाब में भारत सरकार को जब सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया तो बिहार के मुख्यमंत्री जी जवाब देते हैं कि हमारे पास 57% डॉक्टर्स नहीं हैं, 71% नर्सेस नहीं हैं, 58% हमारे पास फार्मासिस्ट नहीं हैं, और 72% हमारे पास लैब टेक्नीशियंस नहीं हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड लिखित जो सुप्रीम कोर्ट को बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सुशासन बाबू नीतीश बाबू ने सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देकर कहा। तो 14-15 वर्षों तक लालू प्रसाद यादव को रिप्लेस करने के बाद आपने झाल बजाया क्या? हाल फिलहाल में जो दरोगा एग्जाम में भी वही स्कैम तो कोई भी एग्जाम बिना स्कैम के, बिना स्कैंडल के नहीं हो रहा है। बिना सेटिंग के किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। ये टीचर का जॉब हो या जो भी वैकेंसी बिहार में हो रही है, वो बिना लूट मार और बिना सेटिंग के नहीं हो रहा है। तो बिहार को रसातल में पहुंचा दिया आपने नीतीश बाबू। और बिहार की पब्लिक यदि सही अर्थों में विकल्प की तलाश कर रही है, तो क्या उसको गोता लगाने की ज़रूरत है? उसको थर्मामीटर लगाने की ज़रूरत है? आज बिहार के 60 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दरमियान भारत के विभिन्न कोनों में फंसे थे। नीतीश कुमार जी ने नारा दिया था जब सत्ता में आने कि उनकी बारी आई 5 में, तो नारा दिया था कि हम बिहार में इतना उद्योग धंधा, कल कारखाना और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे कि बिहार के नौजवानों को राज्य से बाहर पलायन करने की परिस्थिति नहीं होगी। इन 15 वर्षों के दरमियान ये लॉकडाउन जो हुआ कोविड-19 संक्रमण के दरमियान हिंदुस्तान में, इस लॉकडाउन ने इनकी पोल खोल दिया। हिंदुस्तान 28 लाख 30 लाख तो रजिस्ट्रेशन कराए हैं ऑलरेडी, विधिवत रजिस्ट्रेशन कराए हैं लोग। इन्होंने कहा कि आप लौट के जब आइएगा यहाँ तो आपके लिए हम ऑप्शन तलाशेंगे, आपको रोजगार कैसे देंगे और कैसे विकास हम करेंगे कल कारखाना उद्योग धंधा का। तो लोगों ने आउट ऑफ कंपल्सन या आउट ऑफ टेम्पटेशन, लोभ के मारे कि हमको घर में रोजगार मिल जाएगा तो प्रदेश हम क्यों जाएंगे,
तो 60 लाख से ज़्यादा जो प्रवासी मजदूर बिहार से बाहर राज्य के देश के विभिन्न कोनों में फंसे थे, उनको इन्होंने थ्रेटन किया कि घर नहीं आओ, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, बिहार हम घुसने नहीं देंगे। आप चुनाव के वक्त कहते हैं कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, हम यहाँ पर आपको ऑप्शन देंगे, और जब बाहर जाके आदमी विकट परिस्थिति में फंस जाता है तो आप कहते हैं कि आओगे राज्य में तो घुसने नहीं देंगे, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। ये डिक्टेटरशिप नहीं तो क्या है। तो यदि बिहार की पब्लिक चाहती है कि इनसे हम ऊब चुके हैं और हमको विकल्प चाहिए, तो पद और ओहदा पर नहीं रहते हुए भी, सरकार के कुर्सी पर नहीं रहते हुए भी, एमएलए एमपी नहीं रहते हुए भी, कोई खजाना और कोष जिनके पास नहीं है, वो व्यक्ति एक इंडिविजुअल पप्पू यादव कैसे हिंदुस्तान के कोने कोने में छात्र हों, नौजवान हों, मजदूर हों, प्रवासी हों, उनके लिए एक आशा की किरण बन के कैसे खड़ा होता है। यदि पप्पू यादव हर व्यक्ति के दुख दर्द में खड़ा दिखाई देता है, और ये पहली बार नहीं है, ये सिर्फ लॉकडाउन की परिस्थिति के दरमियान नहीं है, पप्पू यादव ये काम करते रहे हैं अपनी शुरुआती ज़िंदगी से। कल जो टीवी मीडिया था, जो प्रिंट मीडिया था, जो पूंजीपतियों का इंस्टीट्यूशन है, वो इस चीज़ को नहीं दिखाता था हमको आपको, लेकिन आज ये सोशल मीडिया का जो ज़माना आया है जी, अब तो जो हाथों हाथ सबके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, तो ये बात हमारे आप तक पहुंचने लगी है। तो एक सेवक चाहिए जो सूरत बदलने की परिकल्पना करता है, जिसके पास बिहार को बदलने का और बिहार को बेहतर बिहार बनाने का एक ब्लूप्रिंट है, उसके पास एक सोच है, सेल्फ सफिशिएंट सोशियो इकोनॉमिक जोन, कृषि आधारित उद्योग, कृषि उद्योग और कृषि को उद्योग का दर्जा दे करके बिहार में जो बहती कलकल छलछल बहती जो मीठे पानी वाली जो नदियां हैं, उसका कैसा हम सदुपयोग कर सकते हैं। हमारा पान, मखान और माछ, हमारा जो खाद्यान्न है, हमारा जो हॉर्टिकल्चर है, हमारा जो सब्जी का जो कारोबार है, हमारा जो फूल का कारोबार है, वो कैसे हमारे लिए दुनिया से रोजी रोटी का जरिया बन सकता है। और अपने मानव संसाधन और अपने जो हमारा जो श्रम शक्ति है, जो हिंदुस्तान ही दुनिया के बहुत सारे देशों में जा कर के इंसान और इंसानियत के लिए और लोगों के रोजी रोटी का जरिया बनता और निर्माण का काम करता है, उसको बेहतर समायोजन करके ईमानदारी पूर्वक हम कैसे बेहतर बिहार बना सकते हैं और कैसे बिहार को विकास के मानक पर खड़ा कर सकते हैं, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव के पास है। इसलिए बिहार के लोगों को ऐसे तो कपोल कल्पित और यूटोपियन आइडिया लेकर कोई भी आ सकता है कि हम बिहार को जापान बना देंगे, लेकिन जो व्यक्ति पद पर नहीं रहते हुए भी, सरकार में नहीं रहते हुए भी, अपने इंडिविजुअल इफोर्ट और अपने कमिटमेंट के द्वारा बिहार के हर व्यक्ति की उम्मीद पर, हर व्यक्ति के कष्ट में, हर व्यक्ति की ज़रूरत में खड़ा दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति का नाम है पप्पू यादव और उस पार्टी का नाम है जन अधिकार पार्टी। तो जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव से बेहतर कोई विकल्प हिंदुस्तान और बिहार में दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए बिहार के लोगों की यदि सही अर्थ में छटपटाहट है, जैसा कि आप कह रहे हैं, जी जी, यदि ये सच्चाई है कि बिहार का जनमानस एक बेहतर विकल्प की तलाश में है, तो सामने तो विकल्प है पप्पू यादव। पप्पू यादव से बेहतर विकल्प हिंदुस्तान और बिहार में कोई नहीं है। यदि दूसरा कोई है तो सुझाइए, मैं भी उसी के साथ चल लूँगा। मैं जन अधिकार पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पत्रकार महोदय, आपको यदि लगता हो कि पप्पू यादव से बेहतर कोई दूसरा कर रहा है, तो मैं उनके साथ चल लूँगा। यदि जाति, पार्टी, धर्म, मजहब का चश्मा उतार करके बिहार के, हिंदुस्तान के लोग देखेंगे, तो निश्चय ही पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी उनको सबसे अच्छी पार्टी और सबसे अच्छा विकल्प दिखाई देगा। हम अपने माननीय नेता से भी आग्रह करेंगे कि इस विकल्प, उस विकल्प, इस गठबंधन, उस गठबंधन की बात किए बगैर जन अधिकार पार्टी के मैनिफेस्टो को, अपने क्रियाकलाप को लोगों के सामने रख करके और 243 में 243 सीटों पर अपनी तैयारी करें और अच्छे जो कार्यकर्ता आपके हैं, जो कार्यकर्ता आपके साथ कदम में कदम मिला करके आपके लिए और पार्टी के लिए और पब्लिक के लिए कमिटमेंट के साथ काम करते रहे हैं, उनमें से 243 सीटों पर आपको उम्मीदवार मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। 243 सीटों पर आप चुनाव लड़ने की घोषणा करिए और बिहार को एक बेहतर विकल्प देने का अपना जो वादा आपका है उसको आप पूरा करिए। बिहार का जनमानस वस्तुतः छटपटाहट में है, उसको बेहतर विकल्प की तलाश है। लेकिन यदि इस गठबंधन की बात, उस गठबंधन की बात, कभी उसको मुख्यमंत्री बनाने की बात, कभी उसको मुख्यमंत्री बनाने की बात आप करते हैं, तो इससे आपका जो दावा है, आपका जो क्लेम है और आपकी जो संभावना है और बिहार के जनमानस का जो उम्मीद है कि हम थर्ड फ्रंट के रूप में या थर्ड ऑप्शन के रूप में पप्पू यादव को नेतृत्व देना चाहते हैं, इसको ठेस पहुंचता है, इसको कंफ्यूजन होता है। इसलिए आप जन अधिकार पार्टी बेहतर विकल्प है और पप्पू यादव बेहतर विकल्प है बिहार में थर्ड ऑप्शन। इसलिए आप अपनी पार्टी और अपने चेहरा को बिहार के जनमानस के सामने प्रस्तुत करिए। बिहार में
छटपटाहट है विकल्प के लिए और जनमानस आपकी ओर देख रहा है गंभीरतापूर्वक। और बिहार को बेहतर विकल्प देकर के विकास के मानक पर बिहार को खड़ा करिए। बिहार को देश और दुनिया के अन्य विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करके बिहार के सपने और अरमान को भी आप पूरा करें। यही हमारी उम्मीद अपने पार्टी नेता से भी है और आप लोगों से भी, आम लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि जनमानस के बीच में यह मैसेज जा चुका है। चाहे किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म मजहब से लोग जुड़ा हो, जब चर्चा चलती है बिहार में सेवा की, संकल्प की और लोगों के दुख दर्द में खड़े होने की, तो सभी व्यक्ति के जुबान पर सभी लोगों के अंतरात्मा में बात बैठ चुकी है कि पप्पू यादव से बढ़िया कोई नहीं है, पप्पू यादव से बढ़िया सेवा का काम कोई नहीं कर रहा है। इसलिए उसको जुबान पर लाना पड़ेगा और उसको एक्शन में परिणत करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एकला चलो की राजनीति करनी चाहिए और अपने चेहरा पर और पार्टी के मैनिफेस्टो के बैनर तले बिहार को एक मजबूत विकल्प देने की तैयारी आप करें। बिहार का जनमानस छटपटाहट में है और आपको बेहतर विकल्प के रूप में देखना चाहता है। धन्यवाद। सर एक बात और बताइएगा, जैसे आप बताया कि जंगल राज, लालू प्रसाद के काल में बताया कि जंगल राज जो प्रत्यक्ष रूप से था, इसके मतलब नीतीश कुमार के जो शासन काल में उसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से जंगल राज है? बिल्कुल सर, यदि लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज कहा जाए तो नीतीश के राज को आप माफिया राज कह सकते हैं। निश्चय ही जंगल राज लालू प्रसाद यादव के राज को आप कह सकते हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं उस समय भी पटरी पर नहीं आई थी। लेकिन लोकशाही की स्थिति, मैं ईमानदारी पूर्वक बोलना चाहूँगा, लोकशाही की स्थिति बेहतर थी कंपेयर टू नीतीश राज। एक आम आदमी, एक आम कार्यकर्ता कहीं पर अपनी बात मजबूती से रख सकता था, लेकिन नीतीश राज आने के बाद अफसर, पुलिस, प्रशासन और माफिया मिलकर के पूरे बिहार को ऐसा नोच के खा रहा है कि उसकी आवाज़ कहीं सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए इसका तो जीता जागता सबूत कहिए कि पिछले साल पटना जो बाढ़ वाली स्थिति आई, बिल्कुल धारा 353 जो है सरकारी काम में बाधा का जो मामला है, अपने प्रथम कैबिनेट की मीटिंग में नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया कि मैं ऑफिसर्स को फ्री हैंड देता हूं। फ्री हैंड का मतलब है विरोधी को दबाओ, जो आवाज़ हमारे सिस्टम के खिलाफ उठता है उसको दबाओ। और धारा 353 को नॉन अवेलेबल ऑफेंस किया नीतीश कुमार जी ने। जो बोलेगा उसको 353 में फंसा करके जेल के सलाखों पीछे डाल दो। तो 353 को नॉन अवेलेबल ऑफेंस घोषित करके और सरकार और जो खराब सिस्टम है, जो अफसरशाही है, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठती है उसको दबाने के लिए नीतीश कुमार ने एक बड़ा ही प्रपंच किया, जिससे लोकशाही कमज़ोर हुई है और बिहार में अफसरशाही का तांडव हो रहा है। अफसर, माफिया और राजनेता, ये तीनों मिलकर के सिस्टम को दबा के चल रहे हैं और पब्लिक की आवाज़ कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। दलालों और माफियाओं के सहारे सरकार चलाया जा रहा है बिहार में, इसलिए ये माफिया राज है। सर आपके जो कहे उनके अनुसार तो एक मुख्य रूप से एक ही बात सामने आई है कि जो पप्पू सर है उनका एक विचारधारा के अलग रास्ता बना है। बिल्कुल एकला चलो की राजनीति पर इनको चलना चाहिए। मेरे नेता हैं, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि किसी गठबंधन की बात किए बगैर आप अपना पार्टी मैनिफेस्टो जारी करें कि हम 243 पर चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा पप्पू यादव होगा। और इस बिंदु पर आप चुनाव लड़िए। आप 2, 4, 5 आप विभिन्न सामाजिक समीकरण के लोगों को उप मुख्यमंत्री के रूप में आप प्रोजेक्ट कर दीजिए। बिहार का जनमानस विचार कर लेगा कि क्या उनको करना है। धन्यवाद। धन्यवाद।